प्रभा दोपहर का खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रभा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। प्रभा को देखते ही वह कहने लगा, अविनाश कहाँ है? प्रभा उसे पहचानने की कोशिश करते हुए बोली, वह तो ऑफिस गए हैं, लेकिन आप कौन हैं? वो कहने लगा, बहू मैं तुम्हारा ससुर हूँ। यह सुनते ही प्रभा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वो जबरन अंदर घुसने की कोशिश करते हुए कहने लगा, रास्ता छोड़ो बहू, तुम तो मुझे प्रणाम भी नहीं कर रही हो और उल्टा मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो। जाओ जल्दी से अविनाश को फ़ोन करके बुला लो, कहना उसके पिताजी घर आए हैं। प्रभा ऐसे किसी अजनबी को घर के अंदर घुसने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह ज़बरदस्ती जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। प्रभा ने तुरंत ही अविनाश को कॉल कर दिया। अविनाश ने जब यह सुना कि उसके पिताजी घर आए हैं तो हक्का बक्का सा रह गया। वर्षों पहले उसके पिताजी घर छोड़कर भाग गए थे। उस समय वह केवल 8 वर्ष का था। उसे अपने पिताजी की धुंधली सी छवि ही याद आती थी। गांव वाले कहते थे कि वह किसी के घर पर चोरी करके भाग गए थे, लेकिन सच्चाई क्या थी यह किसी को पता नहीं थी। अविनाश की माँ वर्षों तक यह कलंक लेकर जीती रही कि उसका पति चोर है। अविनाश के माथे पर भी कलंक लगा हुआ था कि उसके पिताजी चोर हैं। अविनाश अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर उस गांव से निकलकर शहर आया। फिर शहर में उसने नौकरी की और अपनी माँ को भी साथ लेकर आ गया था। फिर उसकी शादी प्रभा से हो गई। अविनाश अपनी माँ और प्रभा के साथ हंसी खुशी रह रहा था। इसी बीच प्रभा ने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दे दिया था, लेकिन उसकी माँ के हिस्से में यह खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक लिखी नहीं थी और एक रात हार्ट अटैक आने के कारण वह स्वर्ग सिधार गई। अब अविनाश अपने छोटे से परिवार में अपनी पत्नी और बेटी के साथ ही रहता था। उसकी 4 वर्षीय बेटी माता पिता का दिल बहलाए रखती थी। आज अचानक से पिता के आने की खबर सुनकर अविनाश बड़े असमंजस में पड़ गया था। जब वह घर पहुंचा तो सोफे पर अपने पिताजी को बैठे देखकर वह वहीं के वहीं जम सा गया। वह अपने पिता की सूरत पहचान गया था और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसके पिता रंगानाथ ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कैसा है तू? अविनाश असमंजस भरी आवाज़ में बोला, आप कहाँ चले गए थे? गांव वाले कहते हैं कि आप चोरी करके भाग गए थे। यह सुनकर रंगानाथ एक पल को घबराया, फिर कहने लगा, अरे नहीं बेटा, यह सच नहीं है। मैं चोरी करके नहीं गया था। मैं तो शहर में कमाने के लिए गया था ताकि तुम लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाऊँ। मेरे दुश्मनों ने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैं चोरी करके गया हूँ। फिर आया तो गांव वालों ने मेरी खूब पिटाई की और मुझे गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। यह सब गांव के मुखिया ने करवाया था, क्योंकि वह मुझसे जलता था और तुम्हारी माँ पर उसकी गलत नज़र थी। मैं गांव वापस आने से डरता था, बस दूर से ही तुम लोगों की खैर खबर लेता रहता था। फिर कुछ सालों के बाद पता चला कि तुम लोग गांव छोड़कर कहीं चले गए हो। तब से मैं तुम लोगों की तलाश कर रहा था। वह तो एक आदमी ने बाजार में तुम्हारी माँ की तस्वीर को पहचान लिया और उसने तुम्हारे घर का पता बता दिया, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चला आया। इतना कहकर रंगा रोने लगा तो अविनाश को भी पिता की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। हालांकि प्रभा को यह सब बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी। वह बस मन ही मन सोच रही थी कि जिस इंसान को अपनी पत्नी और बेटे की इतनी परवाह होगी, क्या वह इतने सालों तक उन लोगों से दूर रहेगा? खैर, अविनाश ने अपने पिता की बात पर यकीन कर लिया और उसने रंगानाथ को अपने घर में ही रख लिया। रंगानाथ अब उस घर में बड़े ही शान के साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वो कहने लगा कि घर में इतने सारे काम होते हैं, बहू अकेले कितना सारा काम करेगी? तुम लोग एक काम वाली बाई क्यों नहीं लगवा लेते हो? अब प्रभा तो सारा काम अकेले संभाल ही रही थी, लेकिन उसके ससुर ने जिद करके एक काम वाली बाई खुद से ढूंढ कर रख ली। अब कहने को तो वह घर की काम वाली बाई थी, लेकिन अधिकतर वह उसके ससुर जी का ही पर्सनल काम किया करती थी। प्रभा भी इस मामले में किसी को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देने में यकीन रखती थी, इसलिए अपने ससुर जी से कोई खास मतलब नहीं रखती थी। वैसे भी उसे अपने ससुर जी का चरित्र थोड़ा अजीब प्रकार का लगता था और उनके अतीत के बारे में भी उसे कुछ खास अच्छी बातें पता नहीं चली थी, इसलिए वह उनसे हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर ही रहती थी। वैसे भी आजकल वो अपनी बेटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित थी और उसे कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि इधर कुछ दिनों से मोहल्ले में एक सनसनी सी फैली हुई थी। अचानक से ही कोई बच्चा घर से गायब हो जाता था और फिर वह मिलता ही नहीं था। पुलिस भी छानबीन कर करके परेशान हो गई थी, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सबको यही लग रहा था कि शहर में कोई बच्चा चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। लाख घेराबंदी करने के बावजूद न तो किसी खोए हुए बच्चे का पता चल पा रहा था और ना ही कोई अपराधी पकड़ में आ रहा था। इधर कुछ दिनों से अविनाश की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, तो रात में प्रभा को कुछ ज़्यादा ही डर लगने लगता था और वह खुद को और अपनी बेटी को कमरे में अंदर से बंद करके ही सोया करती थी। एक रात उसे अपने ससुर जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आती हुई सुनाई दी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कमरे से बाहर निकलकर कुछ देख सके। वैसे भी वह गौर कर रही थी कि उसके ससुर जी आजकल अपने बेडरूम में नौकरानी के अलावा और किसी को नहीं जाने देते थे, मगर हर रात प्रभा को उनके बेड से अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी।
एक रात उसने बहुत हिम्मत की और काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने सोचा कि नौकरानी जब रात को थोड़ी देर के लिए खाना खाने बैठती है तो मैं उसके कपड़े पहनकर ससुर जी के कमरे में जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर कमरे में चल क्या रहा है, क्योंकि उसके ससुर जी की नज़रें थोड़ी कमज़ोर थी और रात में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। एक रात सच में हिम्मत करके वह नौकरानी के कपड़े पहनकर उनके कमरे में चली गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रंगानाथ ने उसे नौकरानी समझा और कहने लगा, रामवती, आज वह बच्चा भी मर गया। उसने बहुत शोर मचा रखा था। आज की रात घर के पिछवाड़े गड्ढा खोद देना, बाकी बच्चों की तरह हम इसे भी ठिकाने लगा देंगे। यह सुनकर प्रभा के हाथ पैर कांपने लगे। प्रभा ने बस सहमति में सिर हिलाया और उल्टे पैर अपने कमरे में वापस लौट आई। उसने कमरे में आकर तुरंत ही अपने पति को फ़ोन लगा दिया। वह रोते हुए फ़ोन पर उसे सारी बातें बताने लगी तो अविनाश को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके घर में इतना खतरनाक अपराधी छिपा बैठा है। उसने कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। अविनाश ने कभी सोचा भी नहीं था कि वर्षों पहले गायब हुए उसके पिताजी आज तक नहीं सुधरे हैं। एक अपराधी को घर में शरण देने का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। वह थोड़ी देर के बाद पुलिस को घर लेकर पहुंच चुका था। सारी बातें जानने के बाद पुलिस घर के पिछवाड़े जाकर छिप गई थी ताकि अपराधी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। आधी रात के बाद रंगा नौकरानी के साथ जाकर घर के पिछवाड़े में गड्ढा खोदने लगा। थोड़ी देर के बाद एक छोटे से बच्चे की मृतदेह लेकर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला वैसे ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। रंगा तो पुलिस को देखते ही हक्का बक्का सा रह गया था। वह भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर नौकरानी भी भागने लगी लेकिन महिला कांस्टेबल ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों की काली करतूतें सबके सामने आ चुकी थी। नौकरानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, साहब आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। हम पैसों के लालच में बहक गए थे, लेकिन इस तरह माफ़ी मांगने से अपराधों की माफ़ी थोड़ी ना मिलती है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रंगा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वो मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें अपने मज़े के लिए रूम में बंद करके रखता था और फिर उन्हें घर के पीछे ही ठिकाने लगा देता था। अब रंगा आजीवन जेल की सलाखों के पीछे सजा भुगतने वाला था। अविनाश को बड़ा अफसोस था कि उसने ऐसे अपराधी को फिर से अपने घर में जगह दी। उस समय तो वह छोटा था, वह समझ ही नहीं पाया कि सच में उसके पिता ने कोई अपराध किया था या नहीं किया था। लेकिन आज उसे समझ में आ गया था कि गांव वाले बिल्कुल सही कहते थे। खून के रिश्तों के चक्कर में आकर उसने जो गलती की थी उसके बारे में सोचकर उसकी रूह कांप जाती थी कि अगर उसकी पत्नी या बेटी को कुछ हो जाता तो वह क्या करता। आसपास के जितने भी बच्चे गायब हुए थे वो सारे बच्चे उसके ही घर के पिछवाड़े से बरामद हुए। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई थी क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं बचा था और इसके साथ ही उन लोगों की यह आस भी टूट गई थी कि बच्चे एक न एक दिन मिल जाएंगे। अब अविनाश को उस मोहल्ले में अच्छा नहीं लगता था तो महीने भर के बाद उसने अपना मकान बदल लिया था और अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अपराधी समाज के बीच से ही उत्पन्न होते हैं और हर अपराधी का किसी न किसी से कोई रिश्ता जरूर होता है। ऐसे अपराधियों को रिश्तों की श्रेणी में न देखकर केवल एक अपराधी की तरह देखना चाहिए और ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। यह न केवल समाज के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि पूरे परिवार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।